हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड, हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। मैंने रोज की तरह करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस और हिस्ट्री के क्वेश्चन ले रखे हैं। कुछ मैंने जनगणना के भी क्वेश्चन ले रखे हैं। तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूनेस्को में किस देश की सर्वाधिक विश्व धरोहर शामिल है। तो यूनेस्को की सूची में इटली की सर्वाधिक धरोहर जो है यूनेस्को की सूची में शामिल है। अगला क्वेश्चन है, UNHCR ने शरणार्थियों की सुरक्षा के लिए वर्ष 2024 के किस पुरस्कार से सम्मानित किया। तो शरणार्थियों की सुरक्षा के लिए नॉनसेन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय पोत LADT परियोजना का पहला जहाज समर्थक कहाँ लॉन्च किया गया। तो पहला जहाज समर्थक इसे चेन्नई के कट्टुपल्ली में लॉन्च किया गया है हाल ही में भारत की ओर से ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात किस देश के लिए तैयार किया गया है। तो ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात फिलीपींस इसको करने के लिए तैयार किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हैं। तो भारत में कुल 21 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हैं। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के अधिवेशन की कितनी बार अध्यक्षता की है। तो जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के अध्यक्ष 3 बार रह चुके हैं। पहला 1929 का लाहौर अधिवेशन, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद फिर हुआ था 1936 का लखनऊ अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और 1937 के भी फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये 3 अधिवेशन थे जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा कि कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने कितनी बार अध्यक्षता की थी। तो कांग्रेस के अधिवेशन की 3 बार जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। अगला है, कुछ और महत्वपूर्ण अधिवेशन देख लीजिए जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है। अगला है 1887 का मद्रास अधिवेशन, इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। आपसे क्वेश्चन में पूछेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। 1888 का इलाहाबाद अधिवेशन, जॉर्ज यूले ये पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1889 का मुंबई अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने की थी। विलियम वेडरबर्न। ये 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। पहले थे 1889 मुंबई अधिवेशन के, दूसरे थे 1910 में प्रयागराज अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष भी विलियम वेडरबर्न थे। 1890 का कोलकाता अधिवेशन, 1890 के कोलकाता अधिवेशन के अध्यक्ष थे फिरोज शाह मेहता। तो फिरोज शाह मेहता थे कोलकाता अधिवेशन के अध्यक्ष जो 1890 में हुआ था। 1905 का है बनारस अधिवेशन, गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे। फ्रेंड, इन्होंने स्वदेशी को अपना लक्ष्य बनाया था। 1905 में बनारस अधिवेशन में स्वदेशी को अपना लक्ष्य इन्होंने बनाया था। और 1906 का कोलकाता अधिवेशन, इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी और इन्होंने
स्वराज्य को पूर्ण लक्ष्य बनाया था। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। इसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया। तो क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कांग्रेस के किस अधिवेशन के अंतर्गत कांग्रेस का विभाजन हो गया था। तो सूरत अधिवेशन के अंतर्गत कांग्रेस का विभाजन हुआ था। ये दो दलों में बट गए, गरम दल और नरम दल। गरम दल के अध्यक्ष बने लाला लाजपत राय और नरम दल के अध्यक्ष रास बिहारी बोस। तो कितने दलों में कांग्रेस का विभाजन हुआ था? दो दलों में, गरम दल, नरम दल। अगला क्वेश्चन है सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। ये नेपाल के काठमांडू में। और सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1998 में। सार्क में शामिल होने वाले सदस्य देश हैं भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। ये पहले शामिल थे। सात देश पहले शामिल थे और 2007 में ये अफगानिस्तान नया इसमें शामिल हो गया था। अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय ये वाशिंगटन डीसी में है। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में हुई थी। इसके बाद एक और है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका मुख्यालय भी वाशिंगटन डीसी में ही है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में। अगला है क्वेश्चन गायपवरिया समिति का संबंध किससे है? तो गायपवरिया समिति का संबंध बैंकिंग सुधार से है। और अगला 2-4 समितियां और देख लें जो महत्वपूर्ण है। राजा चलैया समिति, इसका संबंध कर सुधार से है। और बलवंत राय मेहता समिति, इसका संबंध पंचायती राज से है। ये ज़्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? तो पंचायती राज से। शिवरामन समिति, शिवरामन समिति का संबंध किससे है? तो नाबार्ड से है। नाबार्ड की स्थापना से शिवरामन समिति का संबंध है। सरकारी आयोग, इसका संबंध केंद्र राज्य संबंध से है। तो सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंध से इसका संबंध है। राजा चलैया समिति का संबंध कर सुधार से है। अगला क्वेश्चन है देवधर ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट है। क्रिकेट में देवधर ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी दिया जाता है। कुछ अन्य ट्रॉफियाँ क्रिकेट में दी जाती हैं जिनका नाम है दिलीप ट्रॉफी, एसएच ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी और सीके नायडू ट्रॉफी। ये हैं ट्रॉफियाँ जो क्रिकेट, कुछ अन्य भी दी जाती हैं पर मैंने महत्वपूर्ण के नाम लिखवा दिए हैं। अगला है स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना जो है 1951 में हुई थी। और भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? 1881। किसके समय में? तो लॉर्ड रिपन के समय में। अगले में है भारत में पहली बार विधिवत जनगणना कब हुई थी? तो भारत की पहली विधिवत जनगणना 1872 में शुरू हुई थी लॉर्ड मेयो के समय में। और जनगणना का महाविभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? तो 1921 को जनगणना का महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तुम्हारा यूपी। हमारा यूपी सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, राज्य है। न्यूनतम जनसंख्या
सिक्किम की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मवेशियों का त्योहार कनुमा का आयोजन कहाँ हुआ? तो फ्रेंड, ये कनुमा जो है ये मवेशियों का त्योहार है, जिसका आयोजन अभी हाल ही में तेलंगाना में हुआ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने किस देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु, सबसे लंबा समुद्री पुल अटल सेतु है, इसका उद्घाटन कहाँ किया? तो मुंबई से नई मुंबई तक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने किस रॉकेट पर पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल का सफल परीक्षण किया है? तो इसरो ने किस रॉकेट पर पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल का सफल परीक्षण पोइम पे किया है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने हैदराबाद में किसके विरुद्ध T20 में दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर बनाया? तो भारत ने हैदराबाद में T20 में सबसे बड़ा टीम स्कोर बनाया बांग्लादेश के खिलाफ, या बांग्लादेश के विरुद्ध बनाया। अगला है, हाल ही में ATP शंघाई मास्टर्स 1000 एकड़ खिताब किसने जीता? तो ये खिताब जीता जैनिक सीनर ने। अगला है, हाल ही में किस पूर्व ब्रिटिश पीएम की नई पुस्तक अनलीशेड में पीएम मोदी की जिज्ञासु सूक्ष्म ऊर्जा का उल्लेख किया गया है? तो हाल ही में ब्रिटिश के पूर्व पीएम थे, उनकी नई पुस्तक आई है अनलीशेड। इसमें पीएम मोदी की जो जिज्ञासु सूक्ष्म ऊर्जा, इसका उल्लेख किया गया है पीएम मोदी के बारे में। तो कौन से पीएम थे? तो बोरिस जॉनसन थे, ये पूर्व ब्रिटिश पीएम हैं। अगला है, हाल ही में अर्थशास्त्र का नोबेल 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो हाल ही में अर्थशास्त्र का नोबेल किसे मिला? तो ये डेरान एसिमोग्लू को मिला है, और साइमन जॉनसन को मिला है, जेम्स एटी रॉबिन्सन को मिला है। इन तीनों को जो है अर्थशास्त्र का नोबेल 2024 से सम्मानित किया गया है। अभी हाल ही में घोषणा हुई, अक्टूबर में घोषणा होती है, दिसंबर में इसे दिया जाता है। और किसके जन्मदिन पे? अल्फ्रेड नोबेल, इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये दिया जाता है, और इसकी शुरुआत भी उन्हीं से हुई थी। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद बिहार का कौन सा स्थान था? तो जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद बिहार का स्थान 12वां था, जबकि राज्य और केंद्र मिला के देखें तो 13वां हो जाएगा। अगला है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24 है, जो बच्चों के शोषण से संबंधित है। अगला है, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो संविधान की आत्मा या प्रस्तावना या उद्देशिका को कहा जाता है। ये किसके अनुसार? भारतीय संविधान के अनुसार जो है ये संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है, जबकि भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा की संज्ञा संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को कहा गया है। तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अंबेडकर की आत्मा मानी गई है, या फिर हृदय माना गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता किसे माना जाता है?
तो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन है भारत में हरित क्रांति के जनक। और अगले में विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं नॉर्मन बोरलॉग। भारत में एम.एस. स्वामीनाथन, विश्व में नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति से सबसे प्रभावित फसल कौन सी थी? तो गेहूं थी। अगला है व्यापार चक्र की मंदी के समय उत्पन्न बेरोजगारी क्या कहलाती है? तो व्यापार चक्र की मंदी के समय उत्पन्न बेरोजगारी है चक्रीय बेरोजगारी कहलाती है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है। और पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है। तो नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है। आपसे पूछ लेगा कि पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो तिलहन से है। और जबकि लाल क्रांति का संबंध है ये टमाटर और मांस से है। और यहाँ पे आप ये भी देख लेना भूरी क्रांति है उसका संबंध है उर्वरक उत्पादन से। और जबकि इसके आगे में हम देखें तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। और कृष्ण क्रांति संबंध इसका संबंध है पेट्रोलियम से। और जबकि सुनहरी क्रांति का संबंध है फल उत्पादन से। तो मैंने जो इम्पोर्टेंट थे महत्वपूर्ण थे जिसकी संभावना रहती है एग्जाम में आने की और बार बार पूछे भी जाते हैं ये क्वेश्चन, तो वो हम आपको बता दे रहे हैं। लाल क्रांति टमाटर से है। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है। जबकि पीली क्रांति का संबंध है तिलहन से। गोल क्रांति का संबंध है आलू से। और कृष्ण क्रांति का संबंध है तो पेट्रोलियम से है। तो अगला हम देख लेते हैं भारत में जीवन बीमा किसकी देन है? तो भारत में जीवन बीमा ये ब्रिटेन की देन है। अगला है विश्व का सर्वाधिक अभ्रक उत्खनित करने वाला देश कौन सा है? तो विश्व का सर्वाधिक अभ्रक उत्खनित वाला देश ये तो भारत ही है, अपना भारत है। कोडरमा झारखंड में सबसे ज्यादा अभ्रक उत्खनित होता है, उत्पादित होता है। अगला है बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परिवर्तित करता है। तो किस आइनोस्फीयर द्वारा। आइनोस्फीयर द्वारा ये पृथ्वी के धरातल को परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन है टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ये कहाँ पे उठता है? तो कैरेबियन सागर में। कैरेबियन सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात टॉर्नेडो उठता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश की गति कितनी है? तो प्रकाश की गति है 3×10⁸ है मीटर प्रति सेकंड। अगले क्वेश्चन में है लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा क्या उत्पन्न किया जाता है? तो लेजर एक युक्ति है इसके द्वारा उद्दीपित विकिरण इसको उत्पन्न किया जाता है। लेजर से उद्दीपित विकिरण को उत्पन्न किया जाता है। अगला है पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वो किससे बनी होती है? तो पॉलीमर से। तो आप तो जानते होंगे पॉलीथीन वो जल्दी नष्ट नहीं होती, हम कहीं भी उसको फेंक दें वो जल्दी गलती ही नहीं है, नष्ट ही नहीं होती है। तो किससे बनी होती है? पॉलीमर से। फ्रेंड आज हमने मोस्ट टॉप क्वेश्चन लिए थे जो अधिकतर आपकी परीक्षाओं में सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं चाहे वो जो भी परीक्षा हो। तो हम हमेशा आपकी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए लेते हैं कि जिससे हमारी क्लास से ज़्यादातर क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएं और आप परीक्षाओं में अच्छे अंक ला पाओ। अगला है
कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु किस चारकोल का प्रयोग किया जाता है? तो कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जंतु चारकोल का प्रयोग किया जाता है। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु। फ्रेंड, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अगला है, दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा कौन सी है? तो दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है वेंगुला धारा। वेंगुला धारा है ये दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा। कौन सा एक देश, अगले क्वेश्चन में, कौन सा एक देश भौगोलिक रूप में अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है? तो ये है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड वो देश है जो भौगोलिक रूप से अमेरिका का है, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से ये यूरोप का भाग है। तो फ्रेंड, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम आपको हमारी वीडियो, हमारी मेहनत अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।